हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परिणाम कोचिंग सेंटर। हम लोग लास्ट क्लास में टेंसेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे। हमने फॉर और सिंस के यूज़ के बारे में देख रहे थे कि फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है और सिंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सिंस का जो यूज़ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि एक्सक्लूसिव है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हो सकते हैं, वहाँ पर किया जाता है। और उसी तरीके से जो है फॉर का जो यूज़ है वह इंडेफिनिट टेंसेस में या फिर परफेक्ट टेंसेस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जाता है। ठीक है। और जो है फॉर जो है जो मैंने बताया कि डिफरेंट टेंसेस में यूज़ किया जाता है, वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तीनों ही डिफरेंट टेंस में यूज़ किया जा सकता है, और तीनों ही परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जा सकता है, और तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि जो सिंस है वो पॉइंट इन टाइम के बारे में बताता है, यानी ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो कि किसी चीज़ की शुरुआत बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। और उसी तरीके से जो फॉर का यूज़ है वह जो है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है या लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बताता है, यानी कितनी देर तक कोई चीज़ हुई। समझ गए ना, ये चीज़ है। अब आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ही इज़ वॉचिंग टीवी, He is watching TV since morning। एक सेंटेंस ये मैंने आपके सामने लिखा, He is watching TV since morning। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये देखने में और पढ़ने में हमको एकदम सही लगेगा। देखने और पढ़ने में हमको एकदम सही इसलिए लगेगा क्योंकि हम सभी जो है गलत बोलने के आदी हैं। ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्चुअली गलत है। अब इसमें गलती क्या है वो समझिए। ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सही क्यों लग रहा है। आपको सही इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, और वो सेंटेंस भले गलत लिखा हो लेकिन हम लोग हिंदी में उसको सही समझ लेते हैं। ठीक है। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके नहीं समझना है इसे। ठीक है। इसे इंग्लिश में ही समझना है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस और उसके साथ एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया है मॉर्निंग। ठीक है। तो ये जो सिंस मॉर्निंग है ये कौन से टेंस में यूज़ किया जाना चाहिए, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाना चाहिए था या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाना चाहिए था। सिंस का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है ना, लिखवाया है मैंने लास्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पर सिंस का प्रयोग मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। ठीक है। तो जब भी सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है किसी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ में, तो वह जो है गलत होता है, उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर इज़ वॉचिंग के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था, इज़ वॉचिंग के बजाय हमें लिखना चाहिए था हैज़ बीन वॉचिंग। ठीक है ना। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि she was sleeping for the last 10 hours। She was sleeping for the last 10 hours। ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप सभी देखिए, She was sleeping for the last 10 hours। इस सेंटेंस में भी मैंने वही गलती करी है। ठीक है। क्या, एक तो यहाँ पे फॉर के साथ क्या आया हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया हुआ है। ठीक है। और ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। वह कौन सा टेंस होना चाहिए फिर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी अगर सिंस और फॉर का यूज़ किसी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ में आया हुआ है तो वह कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन होता है जिसमें ये बात की जाती है कि उतने समय का काम पूरा हो गया और काम जिस समय कहा गया उस समय चल भी रहा है। ठीक है ना। जबकि कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ ये बताया जाता है कि काम चल रहा है, कितने समय से चल रहा है ये नहीं बताया जाता है। समझ गए ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे इस चीज़ को नहीं दिखाना है तो मैं सिंपली क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर हाँ वो मुझसे पूछेगा तो कि तुम कब से पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, ठीक है ना, तब मैं उसको बताऊँगा कि आई हैव बीन टीचिंग
सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, इस तरीके से. इज इट क्लियर? या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, इस तरीके से. राइट? तो ये चीज़ गलत हो गई. ठीक है, इसको किस में चेंज कर दिया जाना चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाना चाहिए था. तो यहाँ पे वॉज के बजाय क्या आना चाहिए? हैज़ बीन स्लीपिंग. ठीक है, शी वॉज स्लीपिंग की जगह क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन स्लीपिंग. लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है लिखने में कि यहाँ पर चूँकि वॉज है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लिखो. तो क्या हो जाएगा? शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 10 hours. समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल. ये तो एक तरीका हो गया इस पे एरर पूछने का. अब इस पे एरर पूछने का जो है दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि विराट कोहली has been playing cricket. Virat Kohli has been playing cricket for more than या मैं कहूँ for 2008. सपोज सेंटेंस मैंने कह दिया विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2008. शाबाश, कोशिश करिए, बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है. विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2008. अब 2008 से खेल रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो इसमें फैक्ट चेकिंग में मत लग जाना. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि भाई वो 2008 से खेल रहे हैं कि 2010 से खेल रहे हैं, 2011 से खेल रहे हैं. ठीक है, हमें यहाँ उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है सेंटेंस को समझने से कि इसमें गलती किस प्रकार से है. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? ठीक है, ये सेंटेंस गलत है. क्या गलती है? ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हैज़ बीन प्लेइंग लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया हुआ है, तो गलत कैसे हो गया? ठीक है, ये गलत ऐसे हो गया कि मैंने आपके फॉर के बारे में क्या बताया था. मैंने आपको फॉर के बारे में ये बताया कि जो फॉर का यूज़ होता है यह हम यूज़ करते हैं किसी पॉइंट इन टाइम के साथ या पीरियड ऑफ टाइम के साथ. बताइए, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ किया जाता है. और यहाँ पर क्या यूज़ किया मैंने? 2008 क्या है? वो इंसेप्शन बताता है, शुरुआत बताता है, यानी कि क्या है? पॉइंट है. तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि फॉर का प्रयोग किसी पॉइंट इन टाइम के साथ नहीं किया जा सकता, पीरियड के लिए किया जाना चाहिए. तो यहाँ पर फॉर के बजाय क्या होना चाहिए था? सिंस. क्या होना चाहिए था? सिंस. ये होगा सही सेंटेंस. ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि he has been visiting India since more than 10 years. ये बताइए, he has been visiting India since more than 10 years. बताइए राइट है कि रॉन्ग है? शाबाश, कोशिश करिए. तो आप पाएंगे कि ये सेंटेंस आपको दिखने में सही लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है. क्यों गलत है? वो गलत इसलिए क्योंकि सिंस का यूज़ मैंने किसके साथ बताया आपको? सिंस का यूज़ मैंने आपको बताया कि यह पॉइंट इन टाइम के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोर देन 10 years, विच इज़ पीरियड. समझ गए ना? तो पीरियड के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट इन टाइम के साथ यूज़ किया जाना चाहिए. तो यहाँ पे सिंस के बजाय क्या होना चाहिए था? फॉर होना चाहिए था. तो ये हो गया एरर पूछने का दूसरा तरीका. ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अब अगला तरीका क्या है उसको देख लेते हैं. देखिए, अगला तरीका है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं कि he has been writing 40 novels
he has been writing 40 novels since 2001. सपोज ये एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, he has been writing 40 novels since 2001. अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें क्या गलती है. शाबाश, कोशिश करिए, बताइए इसमें क्या गलती है. बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है ना. थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप तुरंत इसका उत्तर पाएंगे. कोशिश करिए, शाबाश. पता चल गया? नहीं पता चला? तो आइए देखते हैं. He has been writing 40 novels since 2001. आपको ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, गलत है. इस सेंटेंस में गलती क्या है, आइए वो समझ लेते हैं. ठीक है. अब आपको सही क्यों लग रहा है, पहले वो देखिए. वो आपको सही इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंस के साथ एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया जो कि पॉइंट इन टाइम है, तो ये चीज़ तो सही है. और दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि सिंस और फॉर जनरली हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे हैज़ बीन राइटिंग लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ये भी आपको क्या लग रहा होगा, सही लग रहा होगा. लेकिन फिर गलती क्या है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस गलत है. ठीक है. अब उसके पीछे कुछ कारण है. कारण क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि इट इज़ पार्टली कंप्लीटेड एंड पार्टली कंटिन्यू, यानी कुछ बचा हुआ है और कुछ हो गया है. समझ गए ना. इसका मतलब जिस भी एक्शन की बात हो रही है, जिस भी एक्शन की बात हो रही है, जैसे भी हमने पीछे एक एग्जांपल लिखा कि शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 10 आवर्स. ठीक है. वो यानी पिछले 10 घंटे से सो रही है. इसका मतलब 10 घंटे सोने का काम पूरा हो गया और अभी भी सोना उसका चल रहा है. यानी जिस भी एक्शन की बात होगी वही एक्शन कुछ समय के लिए पूरा हो गया होगा और कुछ समय के लिए और जिस समय बात कही गई उस समय चल रहा होगा. जैसे मैंने पीछे और एक एग्जाम्पल कहा था, क्या एग्जाम्पल कहा था कि he is watching TV. Yes, he has been watching TV since morning. ठीक है. he has been watching TV since morning. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मॉर्निंग से लेकर जिस समय बात कही गई, जिस सपोज मैंने अभी कही, तो सुबह से लेकर अभी तक उसका टीवी देखना हो गया है और अभी भी उसका चल रहा है. राइट. यानी जिस भी काम की बात हो रही है वो कुछ समय के लिए पूरा हो गया और जिस समय बात कही जा रही है उस समय भी वो चल रहा है. ठीक है. अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि he has been writing 40 novels. यहाँ पे 40 novels लिखने की बात हो रही है, तो इसका मतलब 40 novels, ठीक है, लिख भी दिया है और अभी चल भी रहा है. तो ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है. 40 novels एक कंप्लीट रिजल्ट है. 40 novels क्या है, कंप्लीट रिजल्ट है. आई बात समझ में. लिखने का काम 40 novels पूरा हो चुका है, छप चुका है, तभी तो उसको हम नावल कह रहे हैं. समझ गए ना. अगर मैं कुछ लिख दूँ लेकिन अगर उसको मैं प्रिंट ना कराऊँ या पब्लिश ना कराऊँ तो क्या उसको हम कोई बुक या कुछ बोलेंगे, नॉवल वगैरह नहीं बोलेंगे. समझ गए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर 40 नॉवेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट रिजल्ट है. समझ गए ना. ये पूरा हो चुका है, इसमें कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती है. ठीक है. अब अगर कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती है तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस आना चाहिए. क्या आना चाहिए, परफेक्ट टेंस. इसलिए यहाँ पर गलती यहाँ पर है. ही हैज़ बीन राइटिंग के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था, ही हैज़ रिटेन. ठीक है. फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है इसमें गलती किस वजह से ये है. ठीक है. हैज़ बीन राइटिंग की जगह हैज़ रिटेन क्यों होगा. तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 40 नॉवेल्स. ठीक है. और टेंस कौन सा है, हैज़ बीन राइटिंग, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि जिस भी एक्शन की बात हो रही है वह पूरा भी हो गया है और जिस समय बात कही गई उस समय चल रहा है. ठीक है. जितने समय के लिए बताया गया है उतने समय के लिए पूरा हो गया है. ठीक है. अब अगर इसी बात को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 40 नॉवेल्स के लिखे जाने की बात हो रही है. तो 40 नॉवेल्स के लिखे जाने की बात हो रही है, इसका मतलब 40 नॉवेल्स पूरा भी हो गया है और जिस समय बात कही गई उस समय लिखा भी जा रहा है. इज़ इट पॉसिबल. क्या ये संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है. ठीक है. 40 नॉवेल्स वो तभी कहा जाएगा जब 40 नॉवेल्स लिखकर निकाल दिया गया है, प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग से भी निकल चुका है वो, तभी उसको हम 40 नॉवेल्स कहेंगे. समझ गए ना. यानी वो चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती. अब अगर कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ कंप्लीट एक्शन की बात होगी. तो कंप्लीट एक्शन, सिर्फ कंप्लीट एक्शन की बात हम कौन से टेंस के थ्रू करते हैं, हम परफेक्ट टेंस के थ्रू करते हैं. इसीलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए. ठीक है. समझ गए मेरी बात को.
ओके, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, he has been visiting 250 villages since his arrival in India. He has been visiting many villages since his arrival in India. अब इस सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या गलती हो सकती है। शाबाश, कोशिश करिए। He has been visiting 250 villages since his arrival in India. अब ये जो सेंटेंस है, He has been visiting 250 villages since his arrival in India, ठीक है, आप में से कई बच्चे इसका सही उत्तर बताएंगे अगर वो समझ गए होंगे ऊपर वाला एग्जाम्पल, और कई बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या एरर हो सकती है। ठीक है, देखिए मैं फिर से वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस हिज अराइवल इन इंडिया। सिंस के साथ हिज अराइवल, किसी का कहीं पर अराइवल या डिपार्चर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, इसलिए ये सिंस के साथ ये जो पार्ट आया हुआ है हिज अराइवल इन इंडिया क्या है, ये एक पॉइंट इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत रहना, वहाँ वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हैज़ बीन विजिटिंग, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और टाइम के साथ सिंस के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, और तो कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट रिजल्ट की बात की है, 250 विलेजेस। इसका मतलब 250 विलेजेस जब से वो इंडिया में आया है इतना घूमने का काम उसका पूरा हो चुका है। अब अगला जो घूमेगा तो 251 हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चीज़ बाकी नहीं है, इसमें कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं है। समझ गए ना? कंटिन्यू रहने का मतलब वो चीज़ कंप्लीट नहीं है, यानी अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे 250 विलेजेस लिख दिया है मैंने। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, 250 गाँव घूम चुका है। समझ गए ना? इसमें कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो जब वहाँ पे एक परफेक्ट रिजल्ट लिखा हो तो रिजल्ट हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, उसमें कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं होती। भाई किसी चीज़ का रिजल्ट कब आता है? जब वो चीज़ पूरी हो गई होती है कि उसमें कुछ चीज़ बाकी रहती है, यानी वो कंटिन्यू रहती है। कंटिन्यू रहेगी तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। जैसे अभी एग्जाम चल रहा है तो क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा? नहीं। एग्जाम जब पूरे हो जाएंगे तभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। समझ गए मेरी बात को? उसमें कोई भी एक एग्जाम बाकी होगा और तब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा समझिए कि यह एक कंप्लीट रिजल्ट है, यह एक कंप्लीट रिजल्ट है। तो जब सिर्फ रिजल्ट की बात होगी तो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं हो सकती किसी चीज़ की, किसी एक्शन की। वहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो कंप्लीट होगा, फिनिश्ड होगा। समझ गए? तो यहाँ पे हैज़ बीन विजिटिंग के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए? ही हैज़ विजिटेड। समझ गए मेरी बात को? ही हैज़ विजिटेड 250 विलेजेस सिंस हिज अराइवल इन इंडिया। ये होगा आपका करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे सिंस और फॉर को लेकर और किस तरीके से एरर आता है। देखिए, अब जैसे मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, ही स्टडीज फॉर 2 hours डेली। एक सेंटेंस ये है 2 hours डेली। ठीक है, और एक दूसरा सेंटेंस है ही knows me for 2 months। एक दूसरा सेंटेंस ये है। चलिए बताइए, कोशिश करिए कौन सा सेंटेंस सही है, इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है। दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है? शाबाश। पता चला? नहीं पता चला तो देखिए अब आपको नहीं पता चल रहा होगा, आप में से कई बच्चों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन कई कुछ बच्चे सही जवाब भी इसका दे रहे होंगे। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या गलती है। ही स्टडीज़ फॉर 2 hours डेली और ही नोज मी फॉर 2 months। अब आइए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या आया हुआ है? फॉर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? फॉर। और इसके साथ क्या आया हुआ है? कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया हुआ है ना। और उसी तरह से यहाँ पे भी फॉर आया हुआ है, उसके साथ भी क्या आया हुआ है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया हुआ है, राइट। तो फॉर के साथ जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो वह टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड किस तरह का होता है? पीरियड। तो 2 hours भी पीरियड है, 2 months भी पीरियड है, ये सही है। अब देखते हैं कि भाई
ये चीज़ तो सही हो गई कि फॉर के साथ टाइम पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ है, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो वो चीज़ सही हो गई। अब फिर अगला देखते हैं उसमें कि फॉर का प्रयोग कौन कौन से टेंस में किया जाता है। तो फॉर का प्रयोग हम इंडिफरेंट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, तीनों ही सही होता है। ये भी इंडिफरेंट टेंस है, ये भी इंडिफरेंट टेंस है। तो इंडिफरेंट टेंस में हम फॉर के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक सेंटेंस गलत है और एक सेंटेंस सही है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये सही है और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये गलत है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ऊपर वाला सेंटेंस सही हो गया और कैसे नीचे वाला सेंटेंस गलत हो गया। जब दोनों बातें दोनों सेंटेंसेस में है, दोनों बातें कौन सी, एक तो फॉर का प्रयोग किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, वो चाहे जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो वह पीरियड एक्सप्रेस करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 2 आवर्स लिखा हुआ है, ये भी एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो कि पीरियड को एक्सप्रेस कर रहा है, फॉर के साथ लिखा हुआ है, तो ये पार्ट तो सही हो गया। और 2 मंथ्स ये भी जो है पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर के साथ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ भी सही हो गई। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि फॉर का प्रयोग हम लोग इंडिफरेंट टेंसेस में कर सकते हैं, तो ये भी इंडिफरेंट टेंस है, ये भी इंडिफरेंट टेंस है, तो सही होना चाहिए फिर दोनों, है ना, यही बात होए। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, नीचे वाला सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है, जबकि दोनों ही बातें दोनों ही सेंटेंसेस में लागू हैं। वो इस वजह से कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है, सबसे पहले उसको पढ़िए, ही स्टडीज़ फॉर 2 आवर्स डेली। यहाँ पे एक एडवर्ब आया हुआ है, क्या, डेली। डेली का मतलब क्या होता है, रेगुलरली, ठीक है। और डेली जो यूज़ होता है कौन से टेंस में यूज़ होता है, वो इंडिफरेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। आपको मैंने एकदम शुरू में पढ़ाया था कि डेली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑलवेज, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होते हैं यह जनरली कौन से टेंस में यूज़ किए जाते हैं, इंडिफरेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, और ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन है, कोई डेविएशन नहीं है। 2 घंटा वो आज भी पढ़ रहा है, 2 घंटा वो कल भी पढ़ेगा, 2 घंटा परसों भी पढ़ेगा और पहले भी 2 घंटा पढ़ता था, यानी ये एक तरह का क्या हो गया, ये एक तरह का फैक्ट हो गया, समझ गए ना, परमानेंट एक्शन हो गया। और परमानेंट एक्शन हम लोग किस में दिखाते हैं, परमानेंट एक्शन हम लोग इंडिफरेंट टेंस में ही दिखाते हैं, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ ही नोज मी फॉर 2 मंथ्स, वो मुझे 2 महीने से जानता है, ठीक है, ये आपको सही लग रहा होगा। सही इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, और भले ही वो सेंटेंस इंग्लिश में गलत लिखा हो लेकिन हिंदी में हम लोग सही ट्रांसलेट कर लेते हैं, और इस वजह से हम लोग उसमें एरर नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए कि आप इसका ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस गलत है। अब सवाल उठता है गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि भाई इस वाले एग्जांपल को एक बार फिर से देख लीजिए। वह कितने घंटे पढ़ेगा आज 2 घंटे पढ़ेगा, कल कितनी देर पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, परसों कितनी देर पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, आज से 1 साल बाद कितनी देर पढ़ेगा, 2 घंटे पढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं दिखता है, यानी वो चीज़ क्या है, परमानेंट है, समझ गए ना। और परमानेंट है तो परमानेंट एक्शन हम लोग किस में दिखाते हैं, इंडिफरेंट टेंस में दिखाते हैं, इसलिए वो इंडिफरेंट टेंस में सही है। अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि ही नोज मी फॉर 2 मंथ्स, उसको आज मुझे जानते हुए कितना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए। 1 महीने बाद कितना टाइम हो जाएगा, 2 महीने, फिर 1 महीने बाद कितना टाइम हो जाएगा, 4 महीने। तो क्या यहाँ पर डेविएशन है टाइम में, बिल्कुल है। वहाँ पे 2 घंटा परमानेंट बना हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं है। वह जो है डेली 2 घंटे पढ़ता है, आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ेगा, परसों भी पढ़ेगा, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, समझ गए ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वह कांस्टेंट है टाइम। लेकिन यहाँ पर ही नोज मी फॉर 2 मंथ्स, अगर आज उसको मुझे जानते हुए 2 महीने हो गए हैं, ठीक है ना, तो 1 महीने बाद 3 महीना हो जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना भाई, आज 2 महीने है, 1 महीने बाद 3 महीना हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद 4 महीना हो जाएगा। तो ये जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये टाइम क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स परमानेंट, इसीलिए इंडिफरेंट टेंस में सही है, लेकिन ये टाइम कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट नहीं, इसमें तो बदलाव होता जा रहा है, यानी चेंज होता जा रहा है, यानी उतना समय पूरा होता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे जितने भी समय की बात हो रही है वो कंप्लीट है, समझ गए ना। 2 महीने जानने का काम पूरा हो गया है, फिर 1 महीने बाद 3 महीने जानने का काम पूरा हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद 4 महीने के जानने का काम पूरा हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस भी टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे उस टाइम के पूरा होने की बात होने की वजह से यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस होना चाहिए, यानी हैज़ नोन होना चाहिए। ही हैज़ नोन मी फॉर 2 मंथ्स, समझ गए मेरी बात को। और देखिए
कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 2 months, ही हैज़ बीन नोइंग मी फॉर 2 months। तो ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। सवाल उठता है कि गलत क्यों है? गलत इसलिए है भाई, आपको ये सही क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ फॉर के साथ एक पीरियड आया हुआ और यहाँ पे हैज़ बीन नोइंग यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ, और जनरली हम इसी टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि हमने आपको एक स्टेटिव वर्ब पढ़ाया था। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब होते हैं जिनसे किसी स्टेट का बोध होता है और उसमें हम किसी तरह की कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मोशन, कोई मूवमेंट कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे नो का कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, क्योंकि नो क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, पीछे मैंने लिखवाया भी है आपको। तो चूंकि ये स्टेटिव है, कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही हैज़ नोन, ही हैज़ नोन मी। समझ गए? ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है, अब सिंस और फॉर को लेकर एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि शी didn't eat anything since morning. She didn't eat anything since morning. वह सुबह से कुछ नहीं खाई। बताइए भाई, क्या गलती है इसमें? अगर आपने पीछे की बातों पर मेरे ध्यान दिया होगा, जो भी नियम मैंने लिखवाया और जो भी बातें मैं यहाँ क्लास में बता रहा हूँ, तो आप तुरंत इसमें एरर पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग ये है कि सिंस मॉर्निंग क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आया सिंस के साथ में। ठीक है, और सिंस का प्रयोग हम लोग कौन कौन से टेंस में कर सकते हैं? सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि एक्सक्लूसिव है, और उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि कोई भी हो सकता है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकते हैं। सिंस का प्रयोग पास्ट इंडिफरेंट टेंस में होता है, ऐसा मैंने कभी बताया आपको? नहीं बताया, नहीं लिखाया। समझ गए ना? और टेंस कौन सा यहाँ पर क्या आया हुआ है? डिडंट ईट। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो गलत हो गया ये। सिंस का प्रयोग हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो जब भी सिंस का प्रयोग पास्ट इंडिफरेंट टेंस में किया गया है, तो आप उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये जो आया हुआ है शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? शी हैजंट ईटन। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंस होता है, ठीक है ना, ये जो सिंस है इसका मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। नाउ मीन्स क्या हो गया? नाउ मीन्स हो गया प्रेजेंट। नाउ मीन्स क्या हो गया? प्रेजेंट। ये क्या हो गया? पास्ट हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। तो मॉर्निंग क्या है? ये पास्ट की बात हो गई। ठीक है ना? और मॉर्निंग से लेके अभी तक, अभी कितने बज रहे हैं? मान लीजिए 2:30 बज रहे हैं। ठीक है ना? राइट। तो मॉर्निंग से लेकर 2:30 बजे तक उसने कुछ खाया नहीं है। तो फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ, जिस समय बात कही जाएगी, मान लीजिए यही बात आप रात के 12 बजे बोल रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग टिल, जैसे कोई व्यक्ति फास्ट वास्ट रखता है तो सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाता है। समझ गए ना? तो वो क्या हो गया? फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ, जिस समय बात कही गई। और नाउ मीन्स व्हाट? नाउ मीन्स प्रेजेंट। इज इट क्लियर? सो दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड टू प्रेजेंट सिचुएशन। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि काम पूरा हो गया हो और लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो, तो उसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से लेके अभी तक, क्योंकि ये बात मैंने कब कही? अभी कही, और इस वजह से यहाँ पे पास्ट इंडिफरेंट टेंस नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि या फिर इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सा एक चीज़ में बदल के आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि शी डिडंट eat anything, she didn't eat anything since father went to
मुंबई, शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस फादर वेंट टू मुंबई। सपोज एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि उसने कुछ भी नहीं खाया जब से पापा मुंबई गए, तो पढ़ने में ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी की आदत है कि इंग्लिश का सेंटेंस भी हम लोग किस में समझने की कोशिश करते हैं, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से चीज़ें हम लोग सारी गलत करके आ जाते हैं। ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि वही सेम रीज़न है यहाँ पर भी, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा मैच करिए। यहाँ पे सिंस आया था, यहाँ पे भी सिंस आया है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया हुआ है? मॉर्निंग। यहाँ पर क्या आया हुआ? फादर वेंट टू मुंबई, ठीक है। अब ये जो फादर वेंट टू मुंबई है, ठीक है, ये क्या है? फादर वेंट टू मुंबई, पिताजी जब ऑफिस गए, तो पिताजी कब ऑफिस गए? जैसे मैं आपसे पूछूं, या पिताजी जब मुंबई गए, पिताजी कब मुंबई गए, तो आप बताओगे पिताजी संडे को मुंबई गए, मंडे को मुंबई गए, 31 अगस्त को मुंबई गए, 22 नवंबर को मुंबई गए, ठीक है ना। जो भी बात आप बताओगे, इज इट क्लियर? वह क्या होगा? जो भी आंसर आप दोगे वह एक तरह का पॉइंट इन टाइम होगा। क्या होगा? पॉइंट इन टाइम, क्योंकि किसी का कहीं पर आना और कहीं पर जाना जो है वह क्या रिप्रेजेंट करता है? वह रिप्रेजेंट करता है पॉइंट इन टाइम, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। सिंस जो होता है इसकी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सिंस जो होता है, ठीक है ना, ये जो सिंस है इसकी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक तो ये क्या है? कंजंक्शन है। क्या है ये? कंजंक्शन। और दूसरा क्या है? ये प्रपोजिशन। एज अ प्रपोजिशन ये किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू टाइम। समझ गए ना? एज अ कंजंक्शन क्या बताता है? रेफर्स टू अ रीजन, ठीक है ना, किसी कारण को बताता है। इज इट क्लियर? सिंस एज ए कंजंक्शन यह किसी कारण को बताता है। सिंस एज ए प्रपोजिशन यह जो है किसी टाइम को रेफर करता है। और कौन सा टाइम होता है? पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो एक चीज़ ये बता, यहाँ पर दोनों जो है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, सॉरी, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस फादर वेंट टू मुंबई। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि खुद से एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि सिंस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है या फिर प्रपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है। अगर ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है तब तो दोनों ही सेंटेंसेस में सेम टेंस होने चाहिए, वहाँ पर कोई गलती नहीं होगी। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है और वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिए, ठीक है। अगर सिंस एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो दोनों ही सेंटेंसेस में सेम टेंस होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यह जो है इसका कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आपको ये समझना है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर सिंस कारण है तो ये इसका कारण होगा, उसने सुबह से क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया भाई? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि पिताजी ऑफिस चले गए। तो कोई, पिताजी मुंबई चले गए, कोई कहीं पर चला गया है, क्या ये कारण हो सकता है क्या किसी व्यक्ति के कुछ न खाने पीने का? बोलिए। नहीं, ये कोई कारण नहीं हो सकता है। लोग अपनी जगह आते जाते रहते हैं लेकिन फिर भी लोग खाना पीना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कारण बताने के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है एक टाइम को रेफ़र करने के लिए, ये बताने के लिए कि इसने उस समय से कुछ नहीं खाया हुआ है। तो सिंस फादर वेंट टू मुंबई, फादर वेंट टू मुंबई एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके साथ अगर सिंस लग जाएगा तो यह किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर करता है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ सिंस का प्रयोग हो जाने पर वह किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर करते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे भी ये रेफर कर रहा है। सिंस फादर वेंट टू मुंबई, तो सिंस मॉर्निंग और सिंस फादर वेंट टू मुंबई में बस यही डिफरेंस है कि मॉर्निंग एक डायरेक्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, लेकिन फादर वेंट टू मुंबई कोई डायरेक्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है, लेकिन उसके साथ सिंस लग गया तो वह एक टाइम को रेफर करने लग रहा है। समझ गए ना? चूंकि वो टाइम को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये उस समय से लेकर अब तक है, ठीक है। यहाँ पे सिंस फादर वेंट टू मुंबई, तो ये जो है पॉइंट हो गया, ये फादर वेंट टू मुंबई के लिए हो गया। और कब तक की बात हो रही है? अभी तक की बात हो रही है। मान लो पिताजी कल मुंबई निकले और मैं आज की बात कर रहा हूँ कि तब से लेके अभी तक इसने कुछ खाया नहीं, तो अभी तक की बात होगी। अभी तक की बात होगी तो यहाँ पे डीन टीट के बजाय क्या होना चाहिए था? हैजंट ईटेन, हैजंट ईटेन, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार फिर से आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ।
सिंस जो होता है वह कंजंक्शन भी होता है और सिंस जो है वो प्रपोजिशन भी होता है। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो वह किसी कारण को बताता है और वहाँ पर जिन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा होता है, दोनों ही सेंटेंस सेम टेंस में होने चाहिए, ठीक है। और सिंस जो है यह प्रपोजिशन है, और सिंस जब प्रपोजिशन यूज़ होता है तो यह किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है तो इस एग्जाम्पल में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस फादर वेंट टू मुंबई, शी डिडंट ईट एनीथिंग सिंस फादर वेंट टू मुंबई, तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंस भी आया हुआ है और उसके आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है फादर वेंट टू मुंबई, और उससे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, शी डिडंट ईट एनीथिंग, ठीक है। अगर सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है तो ये जो फादर वेंट टू मुंबई है ये उसका कारण होना चाहिए, उस सेंटेंस का कारण होना चाहिए। शी डिडंट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। क्यों नहीं खाया, क्योंकि पिताजी मुंबई चले गए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कोई व्यक्ति नहीं खाना खाएगा, क्या ये उसका कारण हो सकता है कि उसके पिताजी कहीं चले गए? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं होता। कोई, सब लोग आते जाते रहते हैं लेकिन लोग अपना खाने पी के मस्त रहते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सिंस जो है अगर इस सेंटेंस के साथ क्या है, किसी टाइम को रेफर कर रहा है, सिंस फादर वेंट टू मुंबई, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि किसी का कहीं पर आना, कहीं पर जाना क्या होता है, यह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। जैसे मैं यहाँ क्लास लेने सपोज़ 12 बजे पहुँचा, तो 12 बजे क्या है, पॉइंट इन टाइम है ना, इज़ इट क्लियर, ठीक है। फिर मान लो मैं यहाँ से शाम को निकलूँगा तो वो भी क्या होगा, मान लो 5 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा तो क्या हो गया, वो भी पॉइंट इन टाइम हो गया ना, इज़ इट क्लियर। तो 5 बजे मैं घर के लिए निकलूँगा तो वो चीज़ क्या हो गई, पॉइंट इन टाइम हो गया। समझ गए मेरी बात को। तो किसी का कहीं पर आना, कहीं पर जाना, ठीक है, अगर उसके साथ सिंस लगा होता है तो वह क्या रेफर करता है, पॉइंट इन टाइम को रेफर करेगा। समझ गए। तो सिंस फादर वेंट टू मुंबई, ये किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है और ये पॉइंट इन टाइम क्या हो गया, पास्ट का हो गया। और ये चीज़ क्या है, अभी चूंकि सेंटेंस में बोल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट से कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज़न्ट ईटन। ऐसे और 3-4 एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि he never came here since he resigned from his job। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, he never came here since he resigned from his job। वो यहाँ कभी नहीं है जब से उसने नौकरी से त्यागपत्र दिया है। बताइए क्या एरर है इसमें? पता चला? नहीं पता चला तो ध्यान से समझिए, चलिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर सिंस आया हुआ है, इस सिंस के साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, और एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही नेवर केम हियर, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है या फिर प्रपोजिशन है। अगर सिंस कंजंक्शन है तब तो दोनों सेम टेंस में होने चाहिए और उस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर सिंस जो है वह कंजंक्शन ना होकर इस सेंटेंस के साथ मिलकर अगर वो किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है तो उस सिचुएशन में ये सेंटेंस गलत होगा और तब करेक्शन हमें करना होगा, ठीक है। तो बताइए, सोच कर बताइए, ही नेवर केम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उसने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया इसलिए यहाँ कभी नहीं आया। क्या ये जो चीज़ है उस चीज़ का कोई कारण हो सकता है? बोलिए। वह यहाँ कभी नहीं आया क्योंकि उसने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया, तो ये कारण हो सकता है क्या यहाँ ना आने का? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कारण के रूप में वैलिड नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, सिंस के साथ ये चीज़ मिलकर, सिंस ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, सिंस प्लस ये सेंटेंस मिलकर क्या ये किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहे हैं? सिंस ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, क्या ये दोनों सेंटेंस मिलकर किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं।
सिंस ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, किसी का अपने नौकरी से त्यागपत्र देना, इस्तीफ़ा देना, या फिर किसी का कोई नौकरी को ज्वाइन करना, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, किसी पॉइंट इन टाइम पर घटित होती हैं। समझ गए ना? जैसे कि जब आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करके सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको एक कॉल लेटर आएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई आप इस जगह पर इस ऑफिस में रिपोर्ट करिए इस डेट को। तो वह क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम हो गया। उसी तरीके से कोई अगर किसी जॉब से रिज़ाइन देता है तो वह मेंशन होता है कि इतनी तारीख को रिज़ाइन कर रहा है वो। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये चीज़ है यहाँ पर। सिंस के साथ ये सेंटेंस मिलकर क्या बता रहा है, किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है। समझ गए ना? कि जब से उसने रिज़ाइन किया, उसने उस समय से रिज़ाइन किया और तब से वो यहाँ पर नहीं आया है। समझ गए? तो ये जो चीज़ हो गई फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट हो गया, सिंस ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, तो जॉब से रिज़ाइन करना पास्ट की बात हो गई, इसलिए ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है। लेकिन ये चीज़ तो अभी करंट की है ना, उस समय से लेके अभी तक की ना, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। तो पास्ट का पॉइंट क्या हो गया, ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, सिंस ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब। मान लो उसने 3 महीना पहले रिज़ाइन किया 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च क्या हो गया, उसका रेजिग्नेशन डेट हो गया। ये पॉइंट इन पास्ट हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। नाउ मतलब अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशन है ये अभी की है, प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की है, इसलिए मतलब यहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी यहाँ पर होना चाहिए था ही हैज़ नेवर कम, ही हैज़ नेवर कम। समझ गए मेरी बात को? ओके, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे अगर आपसे एक सेंटेंस में कहूं कि सिंस Since fire broke in locality, since the fire broke in locality, sorry यहाँ दा लगा लेना, since the fire broke in locality, nobody saw him. चलिए बताइए, since the fire broke in locality, nobody saw him. शाबाश, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, सिंस द फायर ब्रोक इन लोकेलिटी नोबडी सॉ हिम। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस है सिंस द फायर ब्रोक इन लोकेलिटी और एक दूसरा सेंटेंस है नोबडी सॉ हिम। अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने उलट दिया। उलटने का मतलब ये हो गया कि हमने जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो सिंस के साथ होना चाहिए वो पहले लिख दिया हमने, और जो मेन क्लॉज है वो हमने बाद में लिख दिया। अब चीज़ वही है, चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे आप उसको पहले लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन लोकेलिटी। समझ गए ना? अब हमें ये समझना है कि सिंस यहाँ पे कारण बताने के लिए यूज़ हुआ है या फिर सिंस यहाँ पर कोई उस सेंटेंस के साथ मिलकर किसी टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो उसे किसी ने नहीं देखा, नोबडी सॉ हिम, उसे किसी ने नहीं देखा। ठीक है, क्या इस चीज़ का कारण ये हो सकता है क्या, चूँकि लोकेलिटी में उस जगह पर आग लग गई इसलिए उसे किसी ने नहीं देखा? इज़ इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये कोई वैलिड रीज़न है? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो चीज़ है, ये सेंटेंस क्या है, बेसिकली गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिंस जो है ये किसी रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये इस सेंटेंस के साथ मिलकर किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है, क्योंकि कहीं पर आग लगना, ठीक है ना, ये क्या हो गया, भाई कोई आपदा कहीं पर आती है, कहीं पर जो है सपोज़ फायर ब्रेक हो गया है, कहीं पर मान लो कोई साइक्लोन आया हुआ है, तो ये चीज़ें क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे होती है ना। समझ गए?
जैसे अभी इंडिया में अम्फान आया हुआ था, तो वह किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में पहुंचा ना, ठीक है। कोई एक दिन उसने खूब जो है वहाँ पर बर्बादी की, उसके बाद वो पास हो गया कहीं और के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो डिज़ास्टर्स होते हैं वह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं और उस डेट को हम मेंशन करते हैं। जैसे 2005 26 जुलाई में मुंबई में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी बरस गया था, लोग जो है मर गए काफ़ी सारे लोग। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? एक डिज़ास्टर है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती हैं और उस पॉइंट को हम याद रखते हैं। इज़ इट क्लियर कि भाई इस दिन यहाँ पर ये घटना घटी थी, ठीक है। किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसे याद रहता है कि भाई इस डेट को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये क्या हो गया? सिंस इस सेंटेंस के साथ मिलकर एक पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है, पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट इन द पास्ट हो गया। और ये जो सिचुएशन हो गई अभी तक की हो गई, क्योंकि सिंस का मतलब होता है फ्रॉम पॉइंट इन द पास्ट टिल नाउ। तो ये जो सिचुएशन हो गया पास्ट का हो गया, पास्ट का हो गया तो पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये सिचुएशन तो नाउ की है, नाउ की है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था has seen him, nobody has seen him। समझ गए ना मेरी बात को? nobody has seen him। अगला एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि since he went to Mumbai, he never wrote to us। he never wrote to us। चलिए बताइए, शाबाश। Since he went to Mumbai, he never wrote to us। देखिए बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर सिंस के साथ ये जो सेंटेंस आया है, क्या ये कारण बता रहा है इस सेंटेंस का? अगर इस सेंटेंस का वो कारण बता रहा है तब तो दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि सिंस के साथ वो सेंटेंस मिलकर क्या किसी टाइम को रेफर कर रहा है क्या, ठीक है। तो आइए दोनों बातें समझ लेते हैं, ठीक है। सिंस ही वेंट टू मुंबई, चूँकि वो मुंबई गया इसलिए उसने हमें नहीं लिखा खत, ठीक है। तो क्या ये कोई रीज़न है क्या कि कोई किसी को नहीं लिखा लेटर वगैरह, कि वो कहीं पर चला गया? इज़ इट पॉसिबल? जैसे मान लो मैं कहीं चला जाऊं और अपने पेरेंट्स को मैंने कोई खत वत ना लिखूं, तो ये कोई कारण हो सकता है क्या? ऐसा कोई कारण वैलिड नहीं है। समझ गए ना? इज़ इट क्लियर? यानी कोई वैलिड रीज़न नहीं है इस चीज़ का। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये इसका कोई कारण नहीं है। कारण नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है। अब कंजंक्शन नहीं तो अब हमें इसे प्रीपोजिशन के एंगल से देखना पड़ेगा। तो सिंस के साथ ये जो सेंटेंस मिल गया है, सिंस ही वेंट टू मुंबई, तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी का कहीं पर आना कहीं पर जाना क्या होता है? पॉइंट इन टाइम होता है, ठीक है। वो मुंबई गया, उसके साथ सिंस हो गया तो वह किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर करने लगा। कब गया मुंबई? मान लो 31 अगस्त को गया, 22 नवंबर को गया, ठीक है ना, 10 दिसंबर को गया, कभी भी इस तरह का कोई पॉइंट इन टाइम ही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट इन द पास्ट हो गया और ये करंट की सिचुएशन है कि अभी तक उसने नहीं लिखा, जब से मुंबई गया तब से उसने खत नहीं लिखा। तो ये सिचुएशन अभी की है, प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट की है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ही हैज़ नेवर रिटेन, ही हैज़ नेवर रिटेन, ये होगा सेंटेंस सही और ये सेंटेंस होगा क्या? रॉन्ग। समझे भाई? तो इस तरीके से इनके ऊपर एरर पूछा जाता है। चलिए एक अगला एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या he couldn't जैसे अगर कहा जाए he didn't come to office since he was ill।
बताइए, उत्तर बताइए। He didn't come to office since he was ill देखिए फिर से वही बात है, यहाँ पे सिंस आया हुआ है और सिंस के साथ दो सेंटेंस आए हुए, एक है ही वॉज इल और एक दूसरा सेंटेंस है ही डिडंट कम टू ऑफिस। हमें वही चीज़ यहाँ पर समझनी है कि सिंस का प्रयोग यहाँ पर किसी पॉइंट इन टाइम के लिए यूज़ हुआ है या फिर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। अगर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो दोनों सेम टेंस में होना चाहिए, तो उस हिसाब से सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर सिंस के साथ ये सेंटेंस मिलकर किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर कर रहा होगा तो हमें फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वह ऑफिस नहीं आया, ऑफिस क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार था। तो क्या ये जो चीज़ है सिंस ही वॉज इल, क्या इस चीज़ का कोई वैलिड रीज़न है? बिल्कुल, ये वैलिड रीज़न है। समझ गए ना? इज़ इट क्लियर? ये वैलिड रीज़न है और इस वजह से जो है ये जो सेंटेंस है यहाँ पर सिंस कोई प्रपोजिशन नहीं है, और प्रपोजिशन नहीं है तो यह क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन अगर ये है तो यहाँ पर दोनों ही टेंसेस जो है, दोनों ही सेंटेंसेस सेम टेंस में होने चाहिए। तो ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस में, वो भी पास्ट इनफिनिट टेंस में है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना? ओके, अब आप में से कई बच्चे ये पूछेंगे कि सर सिंस ही वॉज इल ये कोई पॉइंट इन टाइम को तो रेफर कर सकता है कि उतने समय, उस समय से बीमार है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई किस समय से बीमार है आपने नोट कर रखा हो कि भाई इस दिन से ये बीमार है। ठीक है, लेकिन उसका कहीं आना जाना ये उस बीमारी की वजह से ही तो नहीं हो पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, किसी व्यक्ति का कहीं पर न जा पाना किस वजह से हो पा रहा है? मान लीजिए अगर मेरी तबीयत सही है, मेरी क्लास होगी तब तो मैं आऊँगा लेने, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो मैं आ पाऊँगा क्या क्लास लेने के लिए? नहीं आ पाऊँगा क्लास लेने के लिए। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सिंस ही वॉज इल, हो सकता है कि आप इसको एज अ पॉइंट इन टाइम ले रहे हो कि ये उस दिन से बीमार है। ठीक है, मंडे से या ट्यूसडे से, ठीक है, या 31 नवंबर से बीमार चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका कहीं न आना जाना, हम इसकी बात कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति का कहीं न आना जाना जनरली बीमारी की वजह से होता है। समझ गए ना? वो बीमार है, इस वजह से वो नहीं जा पाया, तो ये उसका एक वैलिड रीज़न है और इस वजह से सिंस यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है, और कंजंक्शन इसलिए दोनों सेंटेंस सही होंगे। अगर आप सिंस यहाँ पे इसको प्रिपोजिशन समझते हो और इससे एक पॉइंट इन टाइम के रेफरेंस लेते हो तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा जब से बीमार है वह ऑफिस नहीं आया। ठीक है ना? तो कब से बीमार है आप वहाँ बताओगे क्या? कब से बीमार है? इज़ इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसका कोई वैलिड रीज़न, ये उसका कोई टाइम को, पॉइंट इन टाइम को रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि इस चीज़ का कारण बताने के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। जैसे अगर ये कहा जाए क्या? सिंस the price of the ticket was high, since the price of the ticket was high, they decided not to go for movie. चलिए बताइए। Since the price of the ticket was high, they decided not to go for movie. अब फिर से वही चीज़ हो गई, हमें यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर क्या आ गया? सिंस आ गया, सिंस के साथ एक सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर सिंस का यूज़ एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है या एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। अगर ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है तब तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सेम टेंस में होने चाहिए, तो ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस में और ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस में, तो इस हिसाब से सही होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो सिंस है इस सेंटेंस के साथ मिलकर अगर ये किसी पॉइंट इन टाइम का रेफरेंस दे रहा होगा तब तो ये सेंटेंस गलत होगा और फिर हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने चाहिए। ठीक है ना?
तो आइए समझते हैं, सिंस द प्राइस ऑफ द टिकट वॉज हाई, चूँकि टिकट का प्राइस क्या था, ऊंचा था यानी ज़्यादा था, दे डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर मूवी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो मूवी के लिए नहीं जाएंगे। तो क्या ये इस चीज़ का कोई वैलिड रीज़न है? बिल्कुल वैलिड रीज़न है, मूवी के लिए नहीं गए क्योंकि हो सकता है टिकट की प्राइस उनको ज़्यादा लगी हो, ठीक है। तो ये उसका वैलिड रीज़न है। आइए दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। अगर दूसरे एंगल से हम इसको देखते हैं, यानी सिंस को अगर हम एज अ प्रीपोजिशन देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिंस प्लस ये जो सेंटेंस है ये किसी पॉइंट इन टाइम को रेफ़र करेगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा जब से टिकट की कीमत जो है ज़्यादा हुई है, ऊंची हुई है, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मूवी के लिए नहीं जाएंगे। तो क्या ये कोई सही सेंटेंस बन रहा है? ठीक है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, एक मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो इसका मतलब सिंस यहाँ पर जो है ये पॉइंट इन टाइम को रेफर करने के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर वॉज है जो कि पास्ट इन्फिनिट टेंस को रेफर कर रहा है, यहाँ पर डिसाइडेड है जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इन्फिनिट टेंस को रेफर कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, सही है। समझ गए मेरी बात को? तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये देखना है वहाँ पर कि सिंस एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है या एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। अगर वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है तो वह उस सेंटेंस के साथ मिलकर, यानी उसके बाद जो सेंटेंस आया है, ठीक है, वह किसी पॉइंट को रेफ़र कर रहा होगा और वो आगे के सेंटेंस से मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंस वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है तो वह मेन क्लॉज का या जो आगे का सेंटेंस है उसका एक वैलिड रीज़न बता रहा होगा। ये चीज़ आपको वहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है, आगे है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर टेंस में एक दो चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं जनरली फ्यूचर जो टेंस होता है वो कैसे बनता है। देखो मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस जो होता है वो विल और शैल का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है ना। विल और शैल, वहाँ पर हम विल लगाते हैं या फिर शैल लगाते हैं। जनरली विल और शैल कहाँ लगता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। जो सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल लगाते हैं, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। यानी इनके साथ आई और वी आएगा और विल कहाँ लगेगा, आई और वी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है यानी दे, यू, ही, शी, इट या कोई नाउन, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। लेकिन प्रेजेंट इंग्लिश में, करंट इंग्लिश में धीरे धीरे शैल का यूज़ क्या होता जा रहा है, ऑब्सलेट होता जा रहा है, यानी समाप्त होता जा रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग अब बोलचाल में लिखने में विल का यूज़ करते हैं और इसके ऊपर कोई मतलब इस तरह का एरर भी नहीं आता है, तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फ्यूचर टेंस यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग टाइम लाइन से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा टाइम लाइन है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है, अगर इसको हम प्रेजेंट समझें तो ये क्या है, फ्यूचर है। ये क्या है, फ्यूचर है, यानी प्रेजेंट के बाद ये जो है प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्या हैं, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट से आगे कुछ भी निकल जाएगा वो क्या है, फ्यूचर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब फ्यूचर के चार टेंस जो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे कोई प्रैक्टिकल इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और इस पर जनरली आपको कोई जल्दी सेंटेंस भी देखने को नहीं मिलेगा किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, आपके टेक्स्ट बुक में या किसी ग्रामर की बुक में, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि विल शैल के साथ बेस फॉर्म आता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल शैल के साथ क्या आएगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल शैल के साथ क्या लगेगा, बी, और उसके साथ क्या लगेगा,
वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। विल शैल के साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, इस चीज़ का ध्यान देना। कंटिन्यूअस तभी बनता है जब बी के फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये मैंने आपको एकदम फर्स्ट क्लास में लगाया था, बताया था, है ना। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि विल शैल के साथ आप क्या लिखेंगे, बी, और बी के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तभी वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्योंकि बिना बी के फॉर्म के आईएनजी लगा दोगे तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। और विल शैल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यानी अगर विल शैल के बाद आप आईएनजी लगा दोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए। और अगला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, वही सेम फंडा यहाँ पर भी है, विल शैल लगेगा। और परफेक्ट टेंस कब होता है, जब हैव के फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो विल शैल के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, और हैव के फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये चीज़ है। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि इनके यूज़ कहाँ होते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जनरली यूज़ किया जाता है किसी फ्यूचर में आपको कोई एक्शन करने का इंटेंशन है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई थिंक ही विल कम टुमारो। देखो, उसका आना यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे राय के अनुसार वो कल हो सकता है आए, तो उसको वो एक फ्यूचर की बात हो गई। और ये कोई मतलब प्लान्ड नहीं है, कोई प्लान्ड फ्यूचर इवेंट नहीं है। तो अनप्लान्ड फ्यूचर इवेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग दिखाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ही विल कम टुमारो, ठीक है। अब कैसे पता चले अनप्लान्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, आई थिंक मतलब ये मेरी राय है, ठीक है, हो सकता है वो कल न भी आए। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये चीज़ हो गई। या फिर सजेशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ क्या, शैल वी स्टॉप टू हैव सम रेस्ट, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं, शैल वी स्टॉप टू हैव सम रेस्ट, क्या हम रुकना चाहिए रेस्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे मैंने शैल यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे यूज़ किया जाता है, आपको याद होगा मैंने आपको दिस टाइम बताया था, ठीक है। दिस टाइम के साथ अगर कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह से अगर कोई फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए तो क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिस टाइम प्लस कोई फ्यूचर टाइम, तो उसके साथ क्या आएगा, तो उसके साथ आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ गए ना, क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, तो उसके साथ कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। आइए समझते हैं किस तरीके से। जैसे अगर आ जाए क्या, दिस टाइम टुमारो, आई विल this time tomorrow I will play in the stadium। सपोज ये सेंटेंस हो गया, दिस टाइम टुमारो आई विल प्ले इन द स्टेडियम, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस सही है गलत है, इसको पता करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, दिस टाइम आया हुआ है। दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। और पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मैं इस समय की बात करता हूँ तो उस समय हम क्या होता है, कंटिन्यूअस में रहते हैं। किस में रहते हैं, कंटिन्यूअस में। इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चीज़ क्या है, कंटिन्यूअस है। इस समय कोई मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा है तो ही इज़ वेटिंग फॉर मी, ठीक है ना, वो भी चीज़ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जब भी इस समय का यूज़ करते हैं या दिस टाइम का यूज़ करते हैं उस समय किसी एक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिस टाइम यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे भी जिस भी एक्शन की बात कर रहा हूँ कंटिन्यू होना चाहिए। अब
लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दिस टाइम के साथ क्या आ गया, टुमारो। तो टुमारो आ गया है तो ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है। आई बात समझ में, फ्यूचर की यानी कल की। तो यहाँ पर भी जिस कंटिन्यू एक्शन की हम बात करेंगे वो अभी की नहीं होनी चाहिए, कल की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो कंटिन्यू में रहेगा, कंटिन्यू में रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे प्ले के बजाय हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, विल बी प्लेइंग। ये होगा आपका सही सेंटेंस और ये होगा गलत। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि जैसे अगर ये लिखा जाए कि शी is shopping this time coming Sunday। सपोज ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है, शी इज शॉपिंग दिस टाइम कमिंग संडे। अब यहाँ पर आप सभी ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस टाइम और कमिंग संडे। दिस टाइम हो गया, ये दिखाता है किसी कंटिन्यू एक्शन के बारे में, ठीक है। और कमिंग संडे क्या हो गया, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। कमिंग संडे मतलब आने वाला संडे, ये संडे की तो बात हुई नहीं, ठीक है, आने वाले संडे की बात हो रही है, जो संडे अब आएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, फ्यूचर का। और दिस टाइम का मतलब कंटिन्यू एक्शन। तो यहाँ पे कंटिन्यू एक्शन तो है, लेकिन यहाँ बात कब की हो रही है, फ्यूचर की, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेजेंट। अगर यहाँ पे कमिंग संडे ना होता तो हम ये लिख सकते थे, शी इज शॉपिंग दिस टाइम, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी विल बी शॉपिंग। समझ गए ना, इस हटाकर आपको क्या लगाना है, शी विल बी शॉपिंग कमिंग संडे। तो इस तरीके से दिस टाइम के साथ हम लोग फ्यूचर टाइम अगर लगा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें और एक पॉइंट है, और क्या पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलर टाइम के साथ कोई पास्ट टाइम दिया होता है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ अगर कोई फ्यूचर टाइम दिया है तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम प्लस टाइम, ठीक है, प्लस फ्यूचर टाइम, तो क्या टेंस यूज़ किया जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को। समझते हैं कैसे, जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या कि he will sleep at 11 AM tomorrow। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he will sleep at 11 AM tomorrow, ठीक है। सोच कर बताइए सेंटेंस सही है गलत है। बताइए। देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ही विल स्लीप एट 11 AM टुमारो, कल दोपहर में वह कल 11 बजे वह सोएगा, ठीक है। ये सेंटेंस जो है एक्चुअली सही है। ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, यहाँ पे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर देंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ही विल बी स्लीपिंग, ठीक है ना। लेकिन ये जो बात मैंने लिखी पर्टिकुलर टाइम प्लस फ्यूचर टाइम और उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये मैंने एक रूल लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह ये रूल अप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप कर रहे हैं, ना कि रूल को रटने के लिए। वो रूल भी अपनी जगह सही है और ये सेंटेंस भी अपनी जगह क्या है, सही है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ही विल स्लीप एट 11 AM टुमारो, वो भी सही है, और ही विल बी स्लीपिंग एट 11 AM टुमारो, ये भी
सही है। बस दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाती है। दोनों की मीनिंग अलग अलग ही हो जाती है कि जब मैं ये कहता हूँ ही विल स्लीप एट 11 AM टुमारो, इसका मतलब ये है कि वह सोएगा, उस समय उसका सोना स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? लेकिन जब मैं ये कहता हूँ ही विल स्लीपिंग एट 11 AM टुमारो, इसका मतलब वह पहले से सो रहा होगा और आगे तक सोता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ये भी एक तरीका है जिसके हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। बाकी वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया ही जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये एक चीज़ हो गई। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में जिस तरीके से बताया था कि बाय दिस टाइम आ जाता है, ठीक है, ऐसा एक रूल मैंने लिखवाया था ना पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, बाय दिस टाइम। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर उसके साथ कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन उसी तरह से बाय दिस टाइम के साथ अगर कोई फ्यूचर टाइम आ जाए, क्या आ जाए? फ्यूचर टाइम, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। समझ गए ना? बाय दिस टाइम के साथ पास्ट टाइम आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टाइम आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, ठीक है, ये है फ्यूचर। फ्यूचर का रेफरेंस देके उससे पहले किसी काम के पूरा होने की बात होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। और ये हो गया क्या? प्रेजेंट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं ये कहूँ क्या मैं ये कहूँ कि जब आधे घंटे बाद हमारी क्लास ख़त्म होगी तो माँ तुम्हारे लिए चाय पका चुकी होगी। ठीक है? आधे घंटे बाद जब हमारी क्लास ख़त्म होगी तो माँ तुम्हारे लिए चाय बना चुकी होगी। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात है क्या? हमारी क्लास के ख़त्म होने का। कब ख़त्म होगा? आधे घंटे बाद। यानी ये जो आधा घंटा है प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है? फ्यूचर टाइम है। ठीक है? तो आधे घंटे बाद क्लास का ख़त्म होना है, फ्यूचर टाइम है। माँ तुम्हारे लिए चाय बना चुकी होगी। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो दूसरा एक्शन है माँ के चाय बनाने का, ये क्लास ख़त्म होने से पहले बन चुका होगा या आपका क्लास ख़त्म होने के बाद होगा? बताइए। माँ तुम्हारे लिए क्लास चाय बना चुकी होगी। आधे घंटे बाद जब हमारी क्लास ख़त्म होगी तो माँ तुम्हारे लिए चाय बना चुकी होगी। तो इन दोनों सेंटेंसेस से ये समझ में आता है कि माँ तुम्हारे लिए चाय बना चुकी होगी, ये जो सेंटेंस है क्लास ख़त्म होने से पहले पूरा हो चुका। समझ गए ना? क्लास ख़त्म होने से पहले माँ चाय बना चुकी होगी। समझ गए ना? तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्यूचर में कही हैं, लेकिन एक फ्यूचर बाद का है, एक फ्यूचर पहले का है। कौन सा फ्यूचर बाद का है? आधे घंटे बाद क्लास ख़त्म होगी, ये हो गया फ्यूचर। और इस सिचुएशन से पहले ही जो काम हो जाए, तो क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन माँ चाय बना चुकी होगी। समझ गए ना? तो फ्यूचर का रेफरेंस देके उससे पहले अगर किसी काम के पूरा होने की बात की जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ क्या, बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे, बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे ही, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल अराइव इन इंडिया। देखिए अब आपके सामने एक सेंटेंस है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे ही विल अराइव इन इंडिया। कल नेक्स्ट संडे इस समय तक वह इंडिया में पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की बात है कि मैंने आपको बताया था कि बाई के साथ अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो मैं आपको बताया था कि बाई जो होता है वह लिमिट ऑफ टाइम शो करता है, यानी जो भी एक्शन है उस लिमिट ऑफ टाइम को क्रॉस नहीं कर सकता है। समझ गए ना? यानी जो भी एक्शन की बात हो रही है उस टाइम या उससे पहले तक क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है? तो जब ये कहा जाएगा बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे, तो इसका मतलब ये हो गया नेक्स्ट संडे, और ये जो टाइम जो भी इस समय हो रहा हो वो लिमिट हो गई। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये पूरी हो जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे पूरी होने की बात नहीं हो रही है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ गए ना? ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे विल अराइव की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था? विल हैव अराइव्ड। क्यों? क्योंकि ये हो गया फ्यूचर का रेफरेंस।
बाय दिस टाइम नेक्स्ट संडे, ये क्या हो गया, फ्यूचर का रेफरेंस हो गया, और इस फ्यूचर का रेफरेंस देके उससे पहले उसका इंडिया में आने का काम पूरा हो चुका होगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ हो गई, पूरा होने की बात हो रही है, पूरा होने की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, विल हैव अराइव्ड इन इंडिया। इज इट क्लियर? फ्यूचर का रेफरेंस देके अगर उससे पहले कोई काम पूरा होने की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करने का एक और तरीका है जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के लिए बताया था ना, बाय द एंड ऑफ प्लस पास्ट टाइम के साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। उसी तरीके से बाय द एंड ऑफ और कोई फ्यूचर टाइम लिखा हो, क्या लिखा हो, फ्यूचर टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे अगर ये कहा जाए क्या, बाय द एंड ऑफ 2020, बाय द एंड ऑफ 2020, कॉमा we have defeated COVID-19। सपोज ये सेंटेंस मैंने लिखा, बाय द एंड ऑफ 2020 वी हैव डिफीटेड COVID-19। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझिए, सही है गलत है। आप देख रहे होंगे कि बाय द एंड ऑफ 2020, इसका मतलब 2020 अभी एंड नहीं हुआ है। समझ गए ना, 2020 अभी एंड नहीं हुआ है। वी हैव डिफीटेड COVID-19, तो इसका, और ये चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, फ्यूचर की। ठीक है, 2020 अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी तो 2020 ख़त्म होने में 6 महीना बाकी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये फ्यूचर की बात, फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय क्या होना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये फ्यूचर का रेफरेंस हो गया और फ्यूचर का रेफरेंस देके ये उससे पहले ख़त्म होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए था वी विल हैव। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी बाय द एंड ऑफ आया है तो उसके साथ या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फ्यूचर परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरीके से बाय दिस टाइम के साथ भी, ठीक है, अगर कोई पास्ट टाइम आया है, फ्यूचर टाइम आया है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। बाय द एंड ऑफ और बाय दिस टाइम के साथ आगे किस तरह का टाइम लगा है उसके हिसाब से या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट आएगा। अगर पास्ट टाइम लगा है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, अगर फ्यूचर टाइम लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरह? ओके, देखिए इसमें आगे भी है कुछ, एक बाय द टाइम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। इसके साथ भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन बाय द टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट नहीं आता। बाय द टाइम के साथ तो हमेशा प्रेजेंट टेंस ही आता है। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डिफिनिट। समझ गए ना? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, बाय द टाइम के साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस आता है। और अगला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि बाय द टाइम के बारे में मैंने इसकी मीनिंग आपको पहले समझा रखा है। बाय द टाइम कहीं पर भी अगर यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया जिस समय कोई बात हो रही है या हुई है उसके पहले कुछ और दूसरी बात हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए ना? तो बाय द टाइम के साथ जो प्रेजेंट टेंस आता है वो कोई प्रेजेंट की मीनिंग नहीं देता है, वो भी फ्यूचर की ही बात कर रहा होता है। लेकिन बाय द टाइम एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के क्लॉज में हम लोग विल और शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना? फर्स्ट या सेकंड क्लास में शायद मैंने बताया था आपको, वहाँ पे मैंने कुछ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि आफ्टर, अनलेस, इफ़, इन केस, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, बिफोर, ये सब बताया था ना, व्हेन। तो ये जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इनके बाद वाले क्लॉज में यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता और इस वजह से वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। लेकिन वो भले ही प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हों वो मीनिंग फ्यूचर की ही देते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना?
तो ये चीज़ है। तो बाय द टाइम प्रेजेंट टेंस और उसके साथ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे अगर ये सेंटेंस कहा जाए बाय द टाइम राहुल, बाय द टाइम राहुल will come from school, comma, mother will cook food for him। अब ये एक सेंटेंस आपके सामने, बाय द टाइम राहुल विल कम फ्रॉम स्कूल मदर विल कुक फूड फॉर हिम। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझिए और सोचकर बताइए कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। देखिए इस सेंटेंस में मैंने दो गलती करी है, ठीक है। सबसे पहली गलती तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बाय द टाइम के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, विल शैल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जो सेंटेंस है बाय द टाइम राहुल विल कम फ्रॉम स्कूल, तो ये जो विल है, ठीक है ना, ये यहाँ पर गलत आया हुआ है। तो विल कम पूरा क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ठीक है, इसको पूरा हटा देंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा, कम्स लिखा जाएगा, क्योंकि विल हट जाएगा तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो राहुल सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय द टाइम राहुल कम्स फ्रॉम स्कूल। अब अगला जो पार्ट है, मदर विल कुक फूड फॉर हिम, ठीक है। तो आपको पता है कि बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो आगे फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विल हैव कुक्ड, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पहले ही हो चुकी है। मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ ना कि बाय द टाइम का यूज़ अगर हम किसी एक्शन के साथ करते हैं तो इसका मतलब जब तक वो बात होती है उससे पहले दूसरा कोई एक्शन, या दूसरा कोई एक्शन यहाँ पर क्या है, खाना पकाने की बात हो रही है, ये चीज़ उससे पहले हो चुकी है। तो ये चीज़ फ्यूचर की है, तो ये चीज़ अगर फ्यूचर की है तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट की, यानी उससे पहले हो गया ना ये, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विल हैव कुक्ड होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से भी इसमें एरर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगली क्लास जो टेंस की होगी उस वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि वो अब पूरे टेंस पर बेस्ड होंगी, ठीक है ना, जो भी अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम पढ़ेंगे, अगली क्लास का वेट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।